नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 8 के अध्याय 11 को, जिसका शीर्षक है बल तथा दाब। तो चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 7 में आप सीख चुके हैं कि वस्तुएं गति कैसे करती है। क्या आप बता सकते हैं कि हम यह कैसे निश्चित करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक तेजी से गतिशील है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी क्या सूचित करती है? आप यह भी जानते हैं कि जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद जैसी कोई गतिशील वस्तु धीमी हो जाती है। कभी कभी यह अपनी गति की दिशा भी बदल सकती है। यह भी संभव है कि गेंद धीमी हो जाए तथा अपनी दिशा भी बदल ले। क्या आपने कभी सोचा है कि गतिशील वस्तु धीमी या तेज कैसे हो जाती है अथवा अपनी गति की दिशा कैसे बदल लेती है? आइए अपने प्रतिदिन के कुछ अनुभवों को स्मरण करें। किसी फुटबॉल को गतिशील करने के लिए क्या करते हैं? किसी गतिशील गेंद को और अधिक तेजी से चलाने के लिए आप क्या करते हैं? एक गोलरक्षक गेंद को किस प्रकार रोकता है? हॉकी का खिलाड़ी हॉकी से प्रहार करके किसी गतिशील गेंद की दिशा बदल देता है। क्षेत्र रक्षक बल्लेबाज द्वारा हिट की गई गेंद को कैसे रोकते हैं? चित्र 11.1 में यहाँ पर सभी दिया गया है। यहाँ पर है गोली गोल को बचाते हुए, जिसे हम लोग गोलकीपर बोलते हैं। हॉकी का खिलाड़ी गेंद पर प्रहार करते हुए यहाँ पर है दूसरे चित्र में, और तीसरे में है क्षेत्र रक्षक गेंद को रोकते हुए। यहाँ पर गेंद को रोका जा रहा है। इन सभी स्थितियों में गेंद की गति को तेज या धीमा कर दिया जाता है अथवा इसकी गति की दिशा को बदल दिया जाता है। हम प्रायः कहते हैं कि जब किसी गेंद को धक्का देते हैं, फेंकते हैं, ठोकर मारते हैं या प्रहार करते हैं तो उस पर बल लगाया जाता है। बल क्या है? जिन वस्तुओं पर यह लगाया जाता है उन पर यह क्या प्रभाव डालता है? इस अध्याय में हम ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे। यहाँ है 11.1 बल अपकर्षण या अभिकर्षण। उठाना, खोलना, बंद करना, ठोकर मारना, हिट करना, प्रहार करना, धक्का देना, खींचना आदि ऐसी क्रियाएं हैं जो प्रायः कुछ कार्यों का वर्णन करने के लिए प्रयोग की जाती है। इनमें से प्रत्येक कार्य प्रायः वस्तु की गति में किसी प्रकार का परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। क्या इन शब्दों की जगह एक या अधिक अन्य शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? आइए ज्ञात करें। यहाँ 11.1 क्रियाकलाप है। सारणी 11.1 में वस्तुओं की गति की सुपरिचित स्थितियों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आप इनमें कुछ ऐसी ही और अधिक स्थितियों को जोड़ सकते हैं अथवा इन उदाहरणों में से कुछ को बदल सकते हैं। प्रत्येक दशा में कार्य को धक्का देना अथवा खींचना के रूप में पहचानिए तथा सारणी में लिखिए। आपकी सहायता के लिए एक उदाहरण दिया गया है। सारणी 11.1 कुछ कार्यों को अपकर्षण तथा अभिकर्षण के रूप में पहचानना। यहाँ पर है पहले क्रम संख्या में स्थिति का वर्णन। मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाना कार्य करना है, धक्का दे सकते हैं हम लोग। चयन करना, खींचना, ठोकर मारना, उठाना, झुकाना, उड़ाना, फेंकना, बंद करना, प्रहार करना और ऊपर उठाना, ये सभी कार्य हम कर सकते हैं। यहाँ पर है मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाना। इसे हम क्या करते हैं? धक्का देना हो गया कार्य में, खींचना, उठाना और भी कार्य को व्यक्त कर सकते हैं। अपकर्षण हाँ, अभिकर्षण हाँ। तो इस तरह से इन सभी को यहाँ पर भरना है। फिर आगे है, क्या आपने ध्यान दिया कि इनमें से प्रत्येक कार्य को अभिकर्षण अर्थात खींचना या अपकर्षण अर्थात धक्का देना, मतलब अभिकर्षण का मतलब है खींचना और अपकर्षण का मतलब है धक्का देना, अथवा दोनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब किसी भी वस्तु को हम खींच भी सकते हैं और धक्का भी दे सकते हैं। क्या हम इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना अर्थात अपकर्षित करना या खींचना अर्थात अभिकर्षित करना पड़ता है। मतलब किसी वस्तु को अगर हम गति में लाना है तो उसे हम खींचते हैं या तो धक्का देते हैं। यहाँ पर है धक्का देने को हम अपकर्षित बोलते हैं और खींचने को अभिकर्षित। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। फिर से इसे पढ़ते हैं। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वस्तुओं को दी गई गति बल लगने के कारण होती है। मतलब कोई भी वस्तु गति में कब आती है? जब हम उसमें कोई ना कोई बल लगाते हैं। वस्तु पर बल कब लगता है? आइए ज्ञात करें। पहली बोलती है, मैंने कक्षा 6 में पढ़ा है
कि चुंबक एक लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या आकर्षण भी एक खिंचाव अर्थात अभिकर्षण है? किसी चुंबक के दो समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण के बारे में आप क्या सोचते हैं? यह खिंचाव है या फिर धक्का? यहाँ पर है, अगर हम चुंबक को लाते हैं लोहे के पास में अगर रखते हैं तो लोहे का टुकड़ा उसमें आकर्षित हो जाता है अर्थात चिपक जाता है। वहीं चुंबक के दो समान ध्रुव एक को हम सामने लाते हैं तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं अर्थात अभिकर्षित कर देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, इसका हम अभी उत्तर आगे पढ़ेंगे। 11.2 में है, बल अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं। मान लीजिए कोई आदमी स्थिर कार के पीछे खड़ा है, क्या उसकी उपस्थिति के कारण कार में गति आएगी? मान लीजिए अब आदमी कार को धक्का लगाना प्रारंभ करता है अर्थात वह इस पर बल लगाता है। कार लगाए गए बल की दिशा में गति करना प्रारंभ कर सकती है। ध्यान दीजिए यहाँ पर है, देखिए जो पढ़े हैं उसी का यहाँ पर है। यहाँ पर कार के पीछे एक व्यक्ति खड़ा है तो कार तो हिलेगा भी नहीं क्योंकि इसमें कोई भी बल नहीं लग रहा है। लेकिन यहाँ पर यह व्यक्ति कार को धक्का दे रहा है, इसका मतलब है जिस ओर धक्का दिया जा रहा है उस ओर कार आगे गतिशील हो जाएगा। फिर यहाँ पर था, ध्यान दीजिए कि कार को गति देने के लिए आदमी को इसे धक्का लगाते रहना होगा। मतलब जब तक धक्का लगाएगा तब तक कार गतिशील रहेगा और धीरे धीरे फिर बाद में वो रुक जाएगा। उसके बाद है चित्र 11.3 तीन स्थितियां दर्शाता है जिनसे संभवतः आप परिचित होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि इन स्थितियों में कौन खींच रहा है और कौन धक्का दे रहा है? चित्र 11.3 ए में दोनों लड़कियां एक दूसरे को धक्का देती हुई प्रतीत होती है। 11.1 में देखिए ये दोनों एक दूसरे को धकेल रहे हैं मतलब धक्का दे रहे हैं। चित्र 11.3 बी में लड़कियों का युग्म एक दूसरे को खींचने का प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ पर है ये लड़की इसे खींच रही है अपनी ओर और ये लड़की इसे अपनी ओर खींच रही है। 11.3 सी में गाय तथा आदमी दोनों एक दूसरे को खींचते प्रतीत होते हैं। यहाँ पर देखिए यह आदमी इस गाय को खींच रहा है और ये गाय इस आदमी को खींच रहा है। यहाँ पर दर्शाई गई दोनों स्थितियों में लड़कियां एक दूसरे पर बल लगा रही है। क्या यह बात आदमी तथा गाय पर भी लागू होती है? इन उदाहरणों में से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया होनी आवश्यक है। इस प्रकार दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है। तो बल कब लगता है? तो दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण उनमें बल लगता है। फिर है 11.3 बलों की खोजबीन। आइए बलों के बारे में कुछ अधिक सीखने का प्रयत्न करें। क्रियाकलाप 11.2 है, कोई भारी वस्तु जैसे मेज या संदूक लीजिए जिसे आप जोर से धकेलने पर ही गति में ला सकें। इसे अकेले धकेलने का प्रयत्न कीजिए, क्या आप इसे खिसका पाते हैं? अब अपने किसी मित्र से कहिए कि बक्से को उसी दिशा में धकेलने में आपकी सहायता करे। चित्र 11.4 ए क्या अब इसको खिसकाना आसान है? क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पर देखिए 11.4 ए यहाँ पर था। 11.4 ए में इसमें दोनों मित्र मिलकर के इसे आगे धकेल रहे हैं तो इसे आगे धक्का देना आसान हो जाएगा। अब उसी वस्तु को फिर से धकेलिए, लेकिन इस बार अपने मित्र से कहिए कि वह इसे विपरीत दिशा में धकेले, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। एक दोस्त इधर से धक्का दे रहा है, एक दोस्त इधर से धक्का दे रहा है। क्या वस्तु गतिमान होती है? यदि यह गति में आती है तो इसकी गति की दिशा को नोट कीजिए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप में से कौन अधिक बल लगा रहा है? तो जो भी दोस्त अधिक बल लगाएगा वह उसी दिशा में इस बक्से को धकेल देगा। क्या आपको कभी रस्साकसी का खेल देखा है? क्या आपने कभी रस्साकसी का खेल देखा है? इस खेल में दो टोलियां एक रस्से को विपरीत दिशा में खींचती हैं। दोनों टोलियों के सदस्य रस्से को अपनी दिशा में खींचने का प्रयत्न करते हैं। कभी कभी रस्सा बिल्कुल नहीं खिसकता। क्या यह चित्र 11.3 बी में दर्शाई गई स्थिति के समान नहीं है? जो टोली अधिक जोर से खींचती है अर्थात अधिक बल लगाती है, अतः अंत में वही खेल में विजयी होती है। तो रस्साकसी का खेल में भी हमें क्या लगाना पड़ता है? अपना बल लगाना पड़ता है। यहाँ पर जो टोली अधिक बल लगाएगा वो ही रस्सी को अपनी ओर खींच पाएगा। ये उदाहरण बल के बारे में क्या सुझाते हैं? किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। मतलब अगर हम किसी भी
वस्तु में एक ही दिशा में अगर बल लगाएंगे तो वे सभी बल क्या हो जाएंगे, एक साथ जुड़ जाएंगे। अब स्मरण कीजिए कि क्रियाकलाप 11.2 में जब आप तथा आपके मित्र ने भारी संदूक को एक ही दिशा में धकेला था तो क्या हुआ था। यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल अर्थात नेट बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। क्रियाकलाप 11.2 में जब आप दोनों भारी संदूक को विपरीत दिशा में धकेल रहे थे तो आपने क्या देखा था। स्मरण कीजिए कि रस्साकसी के खेल में जब दोनों टोलियां रस्से पर बराबर बल लगाकर खींचती हैं तो रस्सा किसी भी दिशा में नहीं जाता है। इसका मतलब अगर हम बराबर बल लगाएंगे तो किसी भी दिशा में रस्सी नहीं जाएगा। इस प्रकार हमने सीखा कि एक बल दूसरे से बड़ा, छोटा या फिर बराबर हो सकता है। तो कोई भी दो बल में से एक बल एक दूसरे से बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है। बल की प्रबलता प्रायः इसके परिमाण से मापी जाती है। प्रश्न आएगा कि बल की प्रबलता किससे मापी जाती है। उत्तर हम क्या लिखेंगे, बल की प्रबलता प्रायः इसके परिमाण से मापी जाती है। बल के बारे में बताते समय हमें उस दिशा का उल्लेख करना भी आवश्यक है जिसमें बल कार्य करता है। यह भी याद रखिए, यदि लगाए गए बल की दिशा या परिमाण में परिवर्तन हो जाए तो इसका प्रभाव भी बदल जाता है। पहली बोलती है, क्या इसका अर्थ यह है कि यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में लगने वाले बल बराबर हैं तो उस पर लगने वाला नेट बल शून्य होगा। यहाँ पर एक नोट है, सामान्य रूप में किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लगे हो सकते हैं, यद्यपि वस्तु पर इनका प्रभाव नेट बल के कारण ही होता है। मतलब एक ही वस्तु में अधिक बल लगे हो सकते हैं लेकिन उस वस्तु पर जो प्रभाव होगा वो नेट बल के कारण होगा। फिर यहाँ पर है 11.4, बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। आइए अब ज्ञात करें कि जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो क्या होता है। फिर से यहाँ पर एक क्रियाकलाप है, रबड़ की एक गेंद लीजिए आप तथा इसे किसी समतल सतह जैसे मेज पर या फिर कंक्रीट के फर्श पर रखिए। अब गेंद को धीरे से समतल सतह पर धक्का दीजिए। क्या गेंद गति में आ जाती है। गतिशील गेंद को फिर से धक्का दीजिए। क्या इसकी चाल में कुछ परिवर्तन होता है, यह बढ़ती है या घटती है। अब अपनी हथेली को गतिशील गेंद के सामने रखिए। जैसे ही गतिशील गेंद इसे स्पर्श करे हथेली को हटा लीजिए। क्या आपकी हथेली गेंद पर कोई बल लगाती है। गेंद की चाल पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। क्या यह बढ़ती है या घटती है। यदि आप गतिशील गेंद को अपनी हथेली से रोक लें तो क्या होगा। तो यहाँ पर विराम अवस्था में गेंद पर बल लगाने पर वह गतिशील हो जाती है। अगर हम गेंद को धक्का देंगे तो गेंद आगे जाने लगेगी। आप इसी प्रकार की अन्य स्थितियों पर विचार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पेनल्टी किक लेते समय खिलाड़ी गेंद पर बल लगाता है। किक लगने पर पहले गेंद विराम अवस्था में थी, अतः इसकी चाल शून्य थी। मतलब जब खिलाड़ी गेंद पर किक लगा रहा था उससे पहले जब गेंद था वो विराम की अवस्था में थी, मतलब रुकी हुई थी, जमीन में एक जगह थी। जब उसमें खिलाड़ी गेंद पर किक मारता है तब वो क्या हो जाता है, गेंद गतिशील हो जाता है अर्थात आगे बढ़ने लगता है। लगाए गए बल ने गेंद को गोल की ओर गति प्रदान की। मतलब जब उसमें खिलाड़ी बल लगाया तो गेंद गोल की ओर गतिशील हो गया। मान लीजिए गोली गोल बचाने के लिए गेंद पर झपटता है या उछलता है। गोली का मतलब गोलकीपर होगा यहाँ पर। तो गोलकीपर गोल बचाने के लिए गेंद पर झपटता है या उछलता है। इस क्रिया द्वारा गोली गतिशील गेंद पर बल लगाने का प्रयत्न करता है। उसके द्वारा लगाया गया बल गेंद को रोक सकता है या विक्षेपित कर सकता है और गोल होने से बचा सकता है। यदि गोली गेंद को रोकने में सफल हो जाता है तो इसकी चाल शून्य हो जाती है। ये प्रेक्षण सुझाते हैं कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा उसकी चाल बदली जा सकती है। मतलब किसी भी वस्तु में हम अगर बल लगाते हैं तो उसकी चाल को हम बदल सकते हैं। यदि लगाया गया बल गति की दिशा में है तो वस्तु की चाल बढ़ जाती है। अगर हम जिस दिशा में कोई वस्तु गतिशील है उसी दिशा में हम अगर और बल लगा दें तो वो वस्तु की चाल बढ़ जाती है। मतलब वह और अधिक स्पीड से आगे बढ़ने लगेगी। यदि बल वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगाया जाए तो वस्तु की चाल कम हो जाती है। विपरीत मतलब उसके उल्टी दिशा में अगर हम बल लगा दें तो वस्तु की चाल कम हो जाती है।
बूझो कहता है, मैंने बच्चों को एक दूसरे से रबड़ के टायर या किसी घेरे को धकेल कर तेज चलाने की होड़ लगाते देखा है। चित्र 11.7 में यहाँ पर दिखाया गया है। अब मैं समझ गया हूँ कि धक्का देने पर टायर की चाल क्यों बढ़ जाती है। 11.7 में है, टायर को तेज गति से चलाने के लिए इसे लगातार हमें धक्का देना पड़ता है। पहली यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या बल लगाने से केवल वस्तु की चाल ही परिवर्तित होती है। आइए ज्ञात करें। तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, फिर अगले वीडियो में हम फिर इसे पूरा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।